नमस्कार दोस्तों, मैं गौरव स्वागत करता हूं आप सबका आपके अपने परिवार स्वाध्याय श्री में और आशा करता हूं कि आप लोग बहुत अच्छे होंगे। तो आइए शुरू करते हैं। जैसे कि हमारा टॉपिक चला हुआ है हिंदी, और हिंदी में भी हम पढ़ रहे हैं वर्णमाला। वैसे भी ये क्लास हमारी हिंदी की होती है, आप सबको पता है, और हिंदी में भी हमारी क्लास किसकी होती है? वर्णमाला की होती है। आज इसको करके देख रहा हूँ मैं। वैसे भी हमारी क्लास क्या होती है? वर्णमाला की होती है। क्या होती है? वर्णमाला। वर्णमाला हमारा टॉपिक चला हुआ है, जिसमें हमने देखा था कि वर्ण कितने प्रकार के होते हैं, कुल 52, और मैंने इसमें आपको बताया था। अच्छे से कर लेता हूँ, ठीक है ना। वैसे भी ये तो मैंने ऐसे ही बना दिया, मैं तो ये करके देखा था निशान सा बना के, इसलिए हो गया ये। तो हमारा जो टॉपिक चला हुआ है वो चला हुआ है वर्णमाला, और वर्णमाला में हमने जो पढ़ा है वो पढ़ा है वर्ण के बारे में। क्या पढ़ा है हमने? वर्ण के बारे में। और वर्ण के प्रकार कितने बताए थे मैंने आपको? स्वर और व्यंजन। क्या बताए थे? स्वर और व्यंजन, ठीक है। स्वर स्वतंत्र ध्वनि होती है और व्यंजन स्वतंत्र ध्वनि नहीं होती। इनका प्रयोग स्वतंत्र रूप से होता है, जबकि व्यंजन का प्रयोग स्वतंत्र रूप से नहीं होता। इनके उच्चारण में स्वर की सहायता लेनी होती है, ठीक है ना। तो ये सब कुछ हम पढ़ चुके थे। अब तक हम देख रहे थे, हमारा स्वर कंप्लीट हो चुका है, और हमारा जो टॉपिक चला हुआ वो चला हुआ व्यंजन। और व्यंजन की हमने शुरुआत कर दी थी। मैंने आपको बताया था कि स्पर्श व्यंजन कितने होते हैं, अंतस्थ व्यंजन कितने होते हैं, उष्ण व्यंजन कितने होते हैं, ये सब कुछ मैं आपको बता चुका हूँ, ठीक है। तो हम शुरू करते हैं आपका टॉपिक व्यंजन के बारे में। कल मैंने आपको बताया था कि स्पर्श व्यंजन कौन से होते हैं, और स्पर्श व्यंजन के बारे में मैंने आपको बताया था कि जो स्पर्श व्यंजन होते हैं, स्पर्श व्यंजन कितने प्रकार के होते हैं। मैंने आपको बताया कैसे लेकर मैं तक 25 मैंने आपको कुल स्पर्श व्यंजन बताए थे। कितने? कैसे लेकर मैं तक 25 स्पर्श व्यंजन मैंने आपको बताए थे। उसके बाद हम अंतस्थ व्यंजन चले हुए थे और डै और ढै को शामिल कर लेते थे, तो उसमें 25 + 2 27 हो जाते हैं। कितने? 27 हो जाते थे। कितने हो जाते थे? 27 हो जाते थे। तो अब देखते हैं हम, हमारा चला हुआ है अंतस्थ व्यंजन। क्या चला हुआ है? अंतस्थ व्यंजन। तो अंतस्थ व्यंजन को हम देखते हैं। अंतस्थ व्यंजन क्या होते हैं? अंतस्थ व्यंजन मैंने आपको कल हमारा जो मैंने आपको वर्बली ये आपको बताया था कि अंतस्थ व्यंजन के बारे में। ठीक है, मैंने आपको क्या बताया था? मैंने आपको वर्बली बताया था, ठीक है, अंतस्थ व्यंजन के बारे में। अंतस्थ व्यंजन क्या होते हैं? अंतस्थ व्यंजन होते हैं वे सभी वर्ग जिनका उच्चारण वे सभी वर्ण जिनका उच्चारण दांत जीवा और आपका तालु ओष्ठ्य के परस्पर सटने से होता है। परस्पर सटने से होता है, या हम कह सकते हैं अंतस्थ व्यंजन के उच्चारण में जीभ, अजीवा, मुख, दांत, होठ, कंठ भागों को पूरी तरह से स्पर्श नहीं करती। देखिए, अंतस्थ व्यंजन के बारे में बात करें तो वे व्यंजन जिनके उच्चारण में जिनके उच्चारण में हमारी जो जीभ है या हमारी जो जीवा है, दांत, होठ हुआ, कंठ, ठीक है, दांत हुआ, होठ हुआ, तालु हुआ, मूर्धन्य हुआ, ठीक है। मूर्धन्य को पूर्ण रूप से स्पर्श नहीं करती, पूर्ण रूप से स्पर्श नहीं करती, या हम कह सकते हैं नहीं करती है, या हम कह सकते हैं, हम क्या कह सकते हैं? वे वर्ण जिनका उच्चारण स्थान कोई एक मूल स्थान नहीं है, वे वर्ण
जिनका मूल जिनका उच्चारण स्थान कोई एक मूल स्थान नहीं है, बल्कि सभी के संयोग से इनका उच्चारण होता है। सभी के संयोग से इनका उच्चारण होता है। अब मेरी बात को ध्यान से सुनिए, मैंने आपको क्या बताया है मैं आपको समझाता हूं। जो अंतस्थ व्यंजन होते हैं इन्हें स्वर और व्यंजन दोनों के मध्य माना जाता है। क्या, नोट करके लिखिए कि अंतस्थ व्यंजन को स्वर और व्यंजन के मध्य माना जाता है। ऐसा क्यों है? बिल्कुल सही बात है कि ऐसा क्यों है कि अंतस्थ व्यंजन को अन्य स्वर और व्यंजन के मध्य माना जाता है। इसका रीजन मैं आपको बताता हूं कि इसका कारण क्या है। ठीक है, हम इसके कारण के बारे में देखते हैं कि इसका कारण क्या है। ठीक, इसका कारण ऐसा क्या है कि इन्हें स्वर और व्यंजन के मध्य क्यों माना जाता है। देखिए, सबसे पहली बात तो यह है कि जो आपके अंतस्थ व्यंजन होते हैं, ठीक है। अब स्वर की अगर बात करता हूं, मैंने आपको बताया है कि प्रत्येक स्वर का कोई एक मूल स्थान है, मूल स्थान से ये उच्चारित होते हैं। और मैंने ऐसे ही आपको व्यंजन के बारे में बताया है कि व्यंजन के बारे में मैंने आपको क्या बताया है कि इनका भी कोई एक मूल स्थान से उच्चारित होते हैं, मूल स्थान से उच्चारित होते हैं। लेकिन इनका ऐसा क्यों है कि इन्हें इन दोनों के मध्य में रखा जाता है? ऐसा क्यों है? ऐसा करने का कारण ये है कि देखिए, जैसे अगर ए के उच्चारण की बात करता हूं तो ए का उच्चारण स्थान कंठ है। अब देखिए दोस्तों, पहले मेरी बात सुनिए, मैं अच्छे से पढ़ाने पर ट्रस्ट करता हूं। मैं सोचता हूं कि मैं जितना भी आपको पढ़ाऊं वो आप लोगों के लिए बेस्ट हो, ठीक है ना, आपको बाहर से कुछ ना पढ़ना पड़े, इसलिए मैं मेहनत करता हूं पढ़ाने के लिए। टाइम कम होता है, मेरे पास 30 मिनट होती है, लेकिन 30 मिनट में भी मैं चाहता हूं कि जितना पढ़ाऊं, चाहे कम ही क्यों ना पढ़ाऊं, लेकिन वो बेस्ट पढ़ाऊं। नहीं तो मैं भी ऊपर से निकल जाऊंगा। मेरे से भी नोट्स बनाने आते हैं, मैं भी आप लोगों को सिर्फ नोट्स बनवा के दे दूंगा, लेकिन मैं चाहता हूं कि बेस्ट पढ़ाऊं, क्योंकि ये परिवार ऐसा है, ये परिवार इसलिए जाना जाएगा, अपनी मेहनत के लिए जाना जाएगा। स्वाध्याय परिवार अपनी मेहनत के लिए जाना जाएगा, अपने कंटेंट के लिए जाना जाएगा। अगर इसकी पहचान है तो अपने कंटेंट के लिए होगी, अपने मेहनत के लिए होगी, ठीक है। तो आइए अब देखिए, इनके बीच में क्यों माना जाता है, क्योंकि जो अंतस्थ व्यंजन होते हैं, ये रे, ले और वे, ये रे, ले और वे, इन्हें अंतस्थ व्यंजन, इनका उच्चारण स्थान कोई एक मूल स्थान नहीं होता, ये सभी के योग से बोले जाते हैं। अगर मैं आपको कै का उच्चारण बोलता हूं, कै कंठ से, ख कंठ से, चे तालु से, कै चे तालु से, टे मूर्धन्य से, किसी एक मूल स्थान से उच्चारित होते हैं ना भाई। तय सिर्फ तालु पे ही प्रभाव पड़ेगा और कहीं प्रभाव नहीं पड़ेगा। लेकिन जब मैं यह का उच्चारण करता हूं तो यह का उच्चारण ये हमारी जीभ तालु को भी छूती है, दंत को भी छूती है, मूर्धन्य को भी छूती है और धीरे से होठों पर भी प्रभाव पड़ता है। तो अंतस्थ व्यंजन के लिए, अंतस्थ व्यंजन को इसलिए ही इन दोनों के बीच में रखा जाता है क्योंकि इन दोनों पर दोनों का प्रभाव है। अर्थात इन्हें इसलिए अलग कैटेगरी में रखा गया है क्योंकि अंतस्थ व्यंजन का उच्चारण करते समय हमारी जीवा किसी भी एक मूल स्थान को पूर्ण रूप से स्पर्श नहीं करती। आई बात समझ में? सभी को लगभग स्पर्श करके चलती है, इसीलिए इन्हें अर्ध स्वर भी कहा जाता है। यह को और वह को
अर्ध स्वर कहा जाता है, ले को प्रकंपित कहा जाता है और रे को लुंठित कहा जाता है। क्या कहा जाता है? ले को लुंठित भी कहा जाता है। ये आपको आने वाले टाइम में मैं अलग से बताऊंगा, ठीक है। तो ये आपकी समझ में आया होगा जितना भी मैंने यहाँ पे बताया है। अब हम देखते हैं हमारा जो पहले पर हमने लिखा था, पहले पेज पे जो हमारा लिखा हुआ है, देख लीजिए दोबारा से। हमारा जो लिखा हुआ है, अंतस्थ व्यंजन वे व्यंजन जिनके उच्चारण में जीवा, दांत, होठ, तालु, मूर्धन्य को पूर्ण रूप से स्पर्श नहीं करती, या हम कह सकते हैं वे वर्ण जिनका उच्चारण स्थान कोई एक मूल स्थान नहीं है, सभी के संयोग से इनका उच्चारण होता है, ठीक है। अब हम देखेंगे कि अंतस्थ व्यंजन की संख्या कितनी होती है। इसकी जो डेफिनेशन है मैंने आपको समझा दी है, बहुत शिद्दत से मैंने समझाई है, बहुत मेहनत से आपको समझाने की कोशिश की है। अब आप लोग समझाओगे, अगर कुछ भी प्रॉब्लम हुई तो आप लोग कमेंट कर दीजिए, जो आप नहीं करते हो। लेकिन क्लास में लाइव रहिए, क्लास को रेगुलर लीजिए। आपकी क्लास का टाइम सुबह 9 बजे है, आपकी क्लास का टाइम सुबह 9 बजे है, तो आप लोग सुबह 9 बजे आ जाइए। 9 बजे आपको क्लास वहीं पे मिलेगी। आपको कमेंट का ऑप्शन मिलता है, कमेंट करिए, आपका कमेंट का रिप्लाई दिया जाएगा, ठीक है। अब देखिए अंतस्थ व्यंजन की बात करते हैं, हमारे अंतस्थ व्यंजन। अब जो अंतस्थ व्यंजन होते हैं ये कुल 4 होते हैं, ठीक है। कौन से होते हैं? ये, रे, ले और वे। ये, रे, ले और वे अंतस्थ व्यंजन कितने हुए? 4, ठीक है। इन्हें अर्ध स्वर भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? इन्हें अर्ध स्वर भी कहा जाता है, अर्ध स्वर कहा जाता है इन्हें, ठीक है ना। क्या कहा जाता है? अर्ध स्वर भी कहा जाता है, ठीक है ना, अर्ध स्वर भी कहा जाता है, ठीक है। अगर बात करता हूं मैं ये की और वे की, ये की और वे की, इन दोनों को कहा जाता है अर्ध स्वर। क्या कहा जाता है? अर्ध स्वर। इन दोनों को अर्ध स्वर भी कहा जाता है। विशेष रूप से ध्यान रखना, अर्ध स्वर ये और वे को कहा जाता है। अगर बात करता हूं रे की, तो रे को लुंठित कहा जाता है। क्या कहा जाता है? रे को लुंठित कहा जाता है। और ले को क्या कहा जाता है? इसे पार्श्विक कहा जाता है। क्या कहा जाता है? पार्श्विक। क्या कहा जाता है? रे को पार्श्विक कहा जाता है। क्या कहा जाता है? रे को पार्श्विक भी कहा जाता है, ठीक है ना। तो ये आपकी समझ में आ गया होगा। ये आपको बाद में मैं अलग से नोट करा दूंगा, उसमें कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है ना। अभी इसको हम हटा देते हैं, ये आपको अलग से नोट कराऊंगा मैं, ठीक है ना। मैंने आपको अभी बता दिया है, ठीक है। ये, रे, ले, वे, इनकी संख्या कितनी होती है? अंतस्थ व्यंजन की संख्या 4 होती है। कितनी? 4 होती है। याद रखना, ये, रे, ले और वे अंतस्थ व्यंजन कितने हुए? 4 हुए। कितने हुए? 4। एक बार नोट करके लिख लीजिए, यहीं पर आप थोड़ा सा नोट करके लिखिए। ये और वे, ये वे को अर्ध स्वर भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? अर्ध स्वर भी कहा जाता है, अर्ध स्वर भी कहते हैं। आगे जो है वो मैं बाद में आपको नोट कराऊंगा, ठीक है ना। अभी आप लोग इसको यहीं पे भी नोट कर लीजिए ताकि बाद में कुछ प्रॉब्लम ना हो। अब हम देखते हैं उष्ण व्यंजन के बारे में। अंतस्थ व्यंजन हमारे कंप्लीट होते हैं, हम देखते हैं उष्ण व्यंजन के बारे में। कौन सा कलर चाहिए? आज ये कलर लेते हैं, ठीक है ना। थोड़ा डार्क कर लेते हैं इसको, ठीक है। और यहाँ पे इससे लिखते हैं, ठीक है ना। शायद आप लोगों को अच्छे से दिखाई दे जाएगा। तो अब हम देखते हैं क्या देखते हैं हम देखते हैं आपका उष्ण व्यंजन। क्या? उष्ण व्यंजन। अब इन्हें उष्ण क्यों कहा जाता है? आपको नाम से ही पता चल रहा है कि इन्हें उष्ण कहने का कारण क्या है। इन्हें उष्ण क्यों कहा जाता है? इन्हें उष्ण इसलिए कहा जाता है क्योंकि इनका उच्चारण करते समय हमारी जो श्वास वायु है, जो प्राण वायु है, जब मुख से बाहर निकलती है तो कुछ गर्म महसूस होती है, घर्षण अधिक देती है। क्या करती है? अधिक घर्षण होता है। जब भी हम उष्ण व्यंजन का उच्चारण करते हैं तो उष्ण व्यंजन का उच्चारण करते समय हमारी श्वास वायु पर अधिक दबाव पड़ता है, जिस वजह से वो घर्षण के साथ बाहर निकलती है अन्य किसी वर्ण के मुकाबले, और वह गर्म महसूस होती है। कैसी होती है? गर्म महसूस होती है, प्रतीत होती है। उष्ण व्यंजन की संख्या कितनी होती है? 4। मैं लिखवा देता हूँ, वैसे लिखने की कोई बात भी नहीं है, अगर आप लोग चाहो तो लिख देता हूँ। चलो, उष्ण व्यंजन
उष्ण व्यंजन, उष्ण व्यंजन का उच्चारण करते समय उष्ण व्यंजन का उच्चारण करते समय उष्ण व्यंजन का उच्चारण करते समय हमारी श्वास वायु अधिक घर्षण के साथ मुख से बाहर आती है, मुख से बाहर आती है। ठीक है ना। हमारे जो उष्ण व्यंजन का उच्चारण करते समय जो प्राण वायु है या श्वास वायु है वो अधिक घर्षण के साथ मुख से बाहर आती है। इससे हमें गर्म श्वास प्रतीत होती है, गर्म श्वास का अनुभव होता है। ठीक है ना। इससे हमें गर्म श्वास का अनुभव होता है। अब देखिए सबसे पहली बात तो ये है कि इनकी संख्या कितनी होती है। इनकी संख्या, उष्ण व्यंजन की संख्या कुल 4 होती है। 4 कौन कौन सी? आपका शय, शय और शय, से, से और शय। देखिए कितना घर्षण होता है। शय, से, शय। क्या होता है? से और शय और है। क्या है? अब आप खुद देख लीजिए। शय, शय, शय और है। थोड़ा सा मैं इसको वापस कर देता हूं क्योंकि थोड़ा सा लिखने में थोड़ा सा आसान भी लगता है और अच्छा भी लगता है और याद करने में भी थोड़ा सा आसान हो जाता है। ठीक है। देखिए ये होता है शय, शय, शय और है। देखिए शय, से और है। आप खुद देख सकते हो, अनुभव तो कीजिए। अगर आप लोग प्रैक्टिकली पढ़ोगे तो अच्छे से समझ में भी आएगा और आसान भी आप लोगों के लिए हो जाएगा अगर आप लोग पढ़ने की कोशिश करोगे अच्छे से। अब देखिए शय, से और है तो शय, शय अधिक घर्षण और उष्ण वायु हमें महसूस होती है, अनुभव होता है। तो इनकी संख्या कितनी होती है? इनकी संख्या 4 होती है। ठीक है। ये समझ में आ गया होगा आपको और मैंने समझाने की अच्छे से कोशिश भी की है। अब इसमें रॉकेट साइंस तो कुछ है नहीं कि रॉकेट साइंस है और समझ में नहीं आ रहा है सर। मेरे ख्याल से ऐसा तो होना भी नहीं चाहिए कि ये रॉकेट साइंस होगी और समझ में नहीं आ रहा है। सॉरी, आ रहा है। ठीक है ना। समझ में नहीं आ रहा है। ठीक है। कलर थोड़ा सा डार्क लेते हैं और इस पे पेन का हाँ ग्रीन का यूज करते हैं ना। दिखाई दे रहा है? बस आप लोगों को अच्छे से दिखाई देना चाहिए। आज मैं भी अलग अलग कलर ले रहा हूँ। देखता हूँ डिजिटल बोर्ड लाए तो यार कुछ अलग अलग कलर से पढ़ाते हैं अच्छे से, है ना भाई। डिजिटल बोर्ड से आप भी पढ़िए, हम भी पढ़ाते हैं, लेकिन अलग अलग कलर से एंजॉय के साथ पढ़ते हैं ना। अब देखते हैं संयुक्त व्यंजन क्या करते हैं। संयुक्त व्यंजन, संयुक्त व्यंजन। संयुक्त व्यंजन क्या होते हैं? ये 2 वर्णों के योग से, 2 व्यंजनों के योग से बने होते हैं। किससे? 2 व्यंजनों के योग से बने होते हैं। संयुक्त व्यंजन भी, संयुक्त व्यंजन अगर डेफिनेशन लिखना चाहूं मैं तो संयुक्त व्यंजन भी वर्ण का ही एक भाग है। क्या? वर्ण का ही या व्यंजन का ही एक भाग है। हम व्यंजन लिखेंगे थोड़ा सा अच्छा भी लगेगा और आपकी समझ में भी आ जाएगा। व्यंजन का ही
एक भाग है। ठीक है ना। संयुक्त व्यंजन भी व्यंजन का ही एक भाग होते हैं। संयुक्त व्यंजन संयुक्त व्यंजन संयुक्त व्यंजन जो व्यंजन का ही एक भाग होते हैं और संयुक्त व्यंजन दो व्यंजनों के योग से बने होते हैं। दो व्यंजनों के, अब मैं व्यंजन की बात कर रहा हूं, स्वर की बात मैं नहीं कर रहा हूं और ना मैं वर्ण की बात कर रहा हूं। तो संयुक्त व्यंजन दो व्यंजनों के योग से बनते हैं। ठीक है। संयुक्त व्यंजन दो व्यंजनों के योग से बनते हैं जिसमें पहला व्यंजन स्वर रहित, कोष्ठ में लिख देता हूं, अर्थात हलंत के साथ, हलंत के साथ मैं कोष्ठ में लिख देता हूं, कोई दिक्कत ना हो। ठीक है ना। पहला व्यंजन स्वर रहित होगा, हलंत के साथ होगा, और दूसरा व्यंजन जो दूसरा व्यंजन होगा वह स्वर सहित होगा, स्वर सहित होगा। ठीक है ना। जो दूसरा व्यंजन होगा वह स्वर सहित होगा। मैं दोबारा रिपीट कर रहा हूं, आप लोग नोट करते रहिए साथ में। देखिए, संयुक्त व्यंजन भी व्यंजन का ही एक भाग होता है। ठीक है ना। संयुक्त व्यंजन दो व्यंजनों के योग से बने होते हैं। नोट कर लीजिएगा इस बात को, मैंने व्यंजन कहा है, ना मैंने वर्ण कहा है, ना मैंने स्वर कहा है। ठीक है ना। तो अब ध्यान रखिएगा, मैंने व्यंजन कहा है। संयुक्त व्यंजन दो व्यंजनों के योग से बने होते हैं। किससे? दो व्यंजनों के योग से बने होते हैं, जिसमें पहला जो व्यंजन होता है वो स्वर सहित होता है। कैसा? स्वर रहित होता है। पहला व्यंजन स्वर रहित हलंत के साथ होगा, हलंत का मतलब वो उसमें स्वर नहीं है, और दूसरा व्यंजन स्वर सहित होगा, अर्थात अपने पूर्ण रूप में होगा, जबकि पहला व्यंजन अपने अपूर्ण रूप में होगा, स्वर रहित होगा, तो अपूर्ण रूप में ही होगा ना। ठीक है ना। तो अब हम देखते हैं, नेक्स्ट पेज को ओपन कर लेते हैं। मैं तो उम्मीद करता हूं कि आप लोगों ने इसे नोट कर ही लिया होगा। ठीक है। आज अब ब्लैक कलर लेते हैं, जो कि आप लोगों को शायद अच्छा भी लगेगा। ठीक है, ब्लैक कलर। चलो, संख्या कितनी बताइए मैंने इसकी? संयुक्त व्यंजन। क्या हम पढ़ रहे हैं? संयुक्त व्यंजन। ठीक है ना। संयुक्त व्यंजन। अब संयुक्त व्यंजन की जैसे हम बात कर रहे हैं, तो संयुक्त व्यंजन में क्या है आपका? संयुक्त व्यंजन की कुल संख्या कितनी है? कुल 4 होते हैं। कौन से? अक्षय, त्रय, आज्ञेय और श्रेय। अक्षय, त्रय, आज्ञेय और श्रेय, ये कितने होते हैं? आज्ञेय और त्रय लिख दिया मैंने 2 बार, ये श्रेय है। यहाँ पे मैं श्रेय ही बोल रहा हूं, लेकिन लिख दिया मैंने क्या? त्रय। क्या? श्रेय। क्या हुआ? श्रेय। आज्ञेय, श्रेय, अक्षय, त्रय, आज्ञेय और श्रेय। मैंने कहा था कि ये दो व्यंजन के योग से बने होते हैं। किससे? दो व्यंजन के योग से बने होते हैं। ठीक है। आज तो अच्छे से लग रहे हैं, ये तो कम से कम अच्छे लगे। ठीक है। अक्षय, त्रय, आज्ञा और श्रेय। अक्षय में आप जब इसका उच्चारण करोगे तो खुद में खुद ये आपको ध्वनि देगा अपनी। देखिए, कै अक्षय, क्षय। क्या बोल रहा है ये बोल रहा है अक्षय। क्या बोल रहा है? अक्षय। कै और क्षय की ध्वनि आ रही है। अक्षय क्षत्रिय क्या होता है? अक्षय। अक, अक्षय, अक का ध्वनि सुन रही है ना? अक, अक्षय। तो क्या हुआ? अक्षय क्षत्रिय अर्थात कै और क्षय के योग से बना होता है। ठीक है, ये बताया मैंने। और मैंने क्या बताया आपको कि जो पहला वर्ण होता है वो स्वर रहित होता है। कैसा? स्वर रहित होता है।
पहला जो स्वर होगा वो स्वर रहित होगा, अर्थात हलंत के साथ होगा। ठीक है ना, तो मैं इसको अपने ही भाषा में लिखना चाहूँगा। ठीक है ना, अच्छा नहीं लगता। तो कै क्या हुआ, ये स्वर सहित हुआ। क्या हुआ, कै जो है वो स्वर सहित, स्वर रहित हुआ, अर्थात पहला वर्ण स्वर हलंत से, हलंत होगा, पहले वर्ण में हलंत होगा और दूसरे व्यंजन में हलंत नहीं होगा। देखिए ये क्या हुआ, इसके नीचे अगर हम हलंत लगा देते हैं छोटा सा, जो मेरी बात है वो क्लियर भी हो जाएगी और आपको अच्छे से समझ में भी आ जाएगा। ठीक है, अब देखिए ये आपको हलंत। अब आप अक्षय को उच्चारण कीजिए, अक्षय, अक्षय। तो कै इसके साथ कोई स्वर नहीं है और ये स्वर सहित है। अब त्रय, तय और रे, क्या तय प्लस रे के योग से बनता है, तय और रे के योग से बन जाता है त्रय। क्या बनता है, तय और रे के योग से। और तय कैसा होगा, हलंत सहित होगा, अर्थात उसमें हलंत लगा होगा। क्या लगा होगा, हलंत लगा होगा। यह स्वर, इसमें स्वर नहीं है, उसके साथ स्वर है। आगे, आगे की अगर बात करते हैं, जय प्लस अय, और जय के साथ क्या होगा, हलंत होगा। क्या होगा, हलंत। अगर बात करता हूं श्रय की, तो शय और कहीं से, बोलिए, शय और रे से, कहीं से शय और रे से बनेगा। उसके नीचे क्या होगा, हलंत होगा। क्या होगा, हलंत होगा। दोबारा देख लीजिए, कै और शय, और पहले व्यंजन के नीचे हलंत होगा और दूसरा स्वर सहित होगा और पहला स्वर रहित होगा। तो मैं उम्मीद करता हूं कि आपको ये बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। आपके एग्जाम में यहीं से क्वेश्चन बन जाता है, आपके एग्जाम में यही से क्वेश्चन बन जाता है कि कै और सै के योग से क्या बनता है, या अक्षय किसके योग से बनता है, या पूछ लेगा जय और अय के योग से क्या बनता है, या फिर कह देगा अज्ञ, जय और अय के योग से क्या बनता है, अज्ञ बनता है। ठीक है ना, तो ये क्या हुआ, आपका कंप्लीट होता है यहाँ पे। उसके बाद हम देखते हैं आपका नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाएगा। तो हमने देख लिया, क्या हमने देखा, एक बार मैं आपको दोबारा से अच्छे से लिख देता हूँ, तो उम्मीद करूँगा कि आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा। अब देखिए मैंने क्या बताया, स्पर्श व्यंजन। क्या बताया मैंने, स्पर्श व्यंजन, स्पर्श व्यंजन। अभी मेरी आगत ध्वनि रह गई, सॉरी, पहले हम आगत ध्वनि को पढ़ेंगे, उसके बाद हम ये सब कुछ लिखेंगे। क्या लिखेंगे, आगत ध्वनि। लिखिए, आगत ध्वनि, आगत ध्वनि। आगत ध्वनि क्या होती है, टाइम थोड़ा कम है तो मैं आपको वर्बली बताऊंगा आगत ध्वनि के बारे में। आगत ध्वनि जिन वर्ण के नीचे, जिन वर्णों के नीचे बिंदु लगा होता है उसे क्या कहते हैं, उसे आगत ध्वनि कहते हैं। क्यों, देखिए जैसे जहर, ये जय के नीचे यहाँ पे हल्का सा बिंदु होता है, जहर, आपका जहर हो गया आपका, और क्या हो जाएगा आपका जहर, जिंदगी, क्या, जिंदगी, फकीर, फे, ये बिंदु लगे होते हैं। ठीक है ना, अब देखिए इसको बाद में देखेंगे, पहले आप समझ लीजिए आगत ध्वनियाँ क्या होती है, मैं आपको बता देता हूँ। आगत ध्वनियाँ वे ध्वनियाँ होती है जो किसी अन्य भाषा से हिंदी में आ गई है, जो अन्य भाषा से हिंदी में आई है उन्हें आगत ध्वनि कहते हैं। वे किसी भी भाषा से आ सकती है, किसी भी भाषा से ली जा सकती है, अंग्रेजी से, उर्दू से, और ये फारसी से, ऐसे ही शब्द आते हैं अंग्रेजी उर्दू से, ये उर्दू से या फारसी से होंगे ये शब्द, ज़ और फे। मैं आपको बता दूंगा अच्छे से कहाँ से आए हुए ये शब्द। वे वर्ण जब हम जिन वर्णों के नीचे बिंदु लगा होता है उन्हें आगत ध्वनि कहते हैं। क्या कहते हैं, आगत ध्वनि। आगत ध्वनि उन्हें कहते हैं जो किसी अन्य भाषा से हिंदी में प्रयोग की जाती है या हिंदी वर्णमाला में जिनका प्रयोग किया गया है, उन्हें आगत ध्वनि कहते हैं। आगत मतलब आने वाली, किसी अन्य भाषा के व्यंजनों वर्णों का प्रयोग हमने अपनी भाषा में कर लिया, अपनी भाषा में कर लिया तो उसे क्या कहेंगे, आगत, अर्थात आने वाली। तो आगत ध्वनि, तो ध्वनि तो है ये, तो आगत ध्वनि। जैसे ज क्या करेगा, किसी अन्य भाषा से, हमारा था जय, जय जहाज था, लेकिन हमने क्या लिया दूसरी भाषा से, ज, नीचे एक छोटा सा बिंदु लगा होता है, जहर में क्या लगा होता है, जैसे हम बोल देते हैं जहर, लेकिन वो जहर नहीं होता, वो बोलता है जहर, ये बिंदु यहाँ पे लगा होता है।
तो इसे हम कल देखेंगे और आज के लिए हम इतने रखेंगे दोस्तों। अगर आपको लगा है कि पढ़ाया समझ में आता है, मेहनत की जाती है आपको पढ़ाने के लिए और आपको समझाने के लिए बहुत मेहनत की जाती है, और आपको हमारी क्लास अच्छी लगती है तो लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। प्लीज़ दोस्तों कमेंट करके बताइए आपको क्लास कैसी लगती है। अच्छी लगती है तो प्लीज़ बताइए, आपके कमेंट का बहुत बेसब्री से इंतजार करते हैं। तो धन्यवाद दोस्तों, आज के लिए इतने रखेंगे। आपका क्लास लेने के लिए